हेलो बच्चों, आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ओम्स लॉ सिंपली जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा स्टैब्लिश किया गया एक रिलेशन है जो 1826 में, ठीक है ना, स्टैब्लिश किया था रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है ना, यानी फिर उसी रिलेशन को हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के नाम से। ठीक है, चलिए उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। उसका स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, उसका स्टेटमेंट है दोस्त, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. ठीक है, it states that at a constant temperature the current flowing through a conductor directly proportional to the potential difference, ठीक है, across the conductor ठीक है। सिंपली मतलब ध्यान फोकस करना इस पर क्या है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों रखा है, इसकी वजह क्या है? होता क्या है ना, कभी कभी नॉर्मली अगर कोई सब्सटेंसेस है, ठीक है, उस पर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इंसुलेटर भी क्या करता है, मेटल की तरह लाइक कुछ सभी नहीं, कुछ जो नॉन मेटल्स है वो कैसा बिहेव करने लगता है कंडक्टर की तरह। ठीक है, टेम्परेचर देने पर कोई सब्सटेंसेस, ठीक है, सभी नहीं करते। तुम्हारे मन में आएगा कि वुड की बात करें, मान लो कि लाइक आपका ब्रिक्स की बात करें, तो क्या लगता है ये कंडक्टर होगा? नहीं होगा। तो कुछ सब्सटेंसेस की बात करते हैं, लाइक जर्मेनियम की बात कर लेते हैं, आर्सेनिक की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करेंगे, बोरॉन की बात करते हैं। ये सब क्या है, ऐसे लाइक नॉन मेटल्स जिसको हीट करने पर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कंडक्टर के तौर पे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल हमने नाम लिए कुछ एलिमेंट्स के, ये क्या होते हैं, ये सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में कौन कौन आता है? बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, ये सब, सिलिकॉन। तो अब ये क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच लाई करती है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर क्या किया इसने, जॉर्ज साइमन ओम जो स्टेबल किए थे रिलेशन को, ठीक है, उसने 1826 में रिलेशन स्टेबल किए थे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। ठीक है, तो उसने क्या करा, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। बोला नहीं, टेम्परेचर को वेरिएबल नहीं रखेंगे, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट पास हो रही है किसी कंडक्टर से, वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलिए इसको जरा मैथमेटिकली बात करें जरा। तो मैथमेटिकली उसने बोला कि करंट जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पोटेंशियल का। ये कब होगा? एट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है दोस्त, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या बन गया, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरा देखिए, अब इस जो प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल को जब हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट बनेगा 1/r और इंटू बन जाएगा आपका v, जो v था वही है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लिख सकते हो I इज इक्वल टू कितना, v/r। ठीक है दोस्त, ये कब चल रहा है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना। अब अगर सिंपली आप बात करें इसको, इसी डेरिवेशन की बात करें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए, तो v इज इक्वल टू बन जाएगा I इंटू r, और इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। तो आपसे अगर पूछे कि यार ओम्स लॉ क्या है, तो क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मूव कर रहा है किसी कंडक्टर से, ठीक है, उसको कहते हैं ओम्स।
तो ओम्स लॉ में एक जो फार्मूला आता है V इक्वल टू होगा I इंटू आर। क्लियर है? V इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, फार्मूला याद रखना। अब यहाँ पर बात बनता है क्या है कि यार R क्या है। ठीक है, फोकस कर लो। तो यहाँ से कह सकते हैं यार V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किस में होना चाहिए? वोल्ट में। फोकस करना, जो एंड में लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना इस पर। ठीक है, चलिए V इज इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और I जो है आपका वो है आपको इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्त इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है ना, होता है एम्पियर। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? ठीक। अब ये R जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। फिलहाल के लिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? इसी R को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर जो R बराबर बन जाएगा, ये आपका R क्या बनेगा? V अपॉन में I के करीब होगा। ठीक है दोस्त, समझ रहे बात को? R बराबर क्या बन गया? V अपॉन में I। ऐसे फॉर्मूले से ड्राइव किया, V इज इक्वल टू पाई आर। तो आप यहाँ से R निकालोगे। समझ रहे हो बात को? R निकालोगे तो I क्या होगा? डिवीजन में, मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? डिनोमिनेटर में I चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आता क्या है? अजी इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब ये जो कांस्टेंट है रेसिस्टेंस, अब हम लोग फुल्ली इसके बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है ना, कंप्लीटली इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका VI का ग्राफ देखते हैं। फोकस करो। अब VI के ग्राफ के बाद जब आप करोगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वगैरह, उसमें भी मान लो कि सिंपली अगर हम बात करें थोड़ा कि अगर स्क्वायर हो तब क्या बात बनेगा और स्क्वायर रूट हो तब क्या बात बनते हैं, हमने आपको कंप्लीटली बताया था। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक। अब क्या होता है कि अगर हम बात करें यार VI ग्राफ का, अगर हम चर्चा कर लें, फोकस करो। VI ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है ना, अब VI ग्राफ में जरा फोकस करो कि ओम्स लॉ क्या कहता है आपका? अकॉर्डिंग टू, यार इसको अकाउंट मत पढ़ना, इसको समझ रहे हो ना बात को? हाँ, ये अकॉर्डिंग टू लिखता हूँ। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू चाचा ने कहा कि जो V है, जो I है, वो क्या बन रहा है आपके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहे हैं V। अच्छा, तुम्हारे मन में आया कि सर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V लिख दो, क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिख सकते हैं क्या? अरे तुम्हारी इच्छा भैया, तुम्हारी इच्छा है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो अब नॉर्मली ये, तो अब मैंने कहा कि यार अब तुम्हारे मन में एक विचार आता है कि सर इस टाइप के ग्राफ में ना, अगर आप I की वैल्यू बढ़ाते हैं ना सर, तो V की वैल्यू भी बढ़ जाता है, और I की वैल्यू अगर घटाते हैं सर, तो V की वैल्यू भी क्या हो जाता है? घट जाता है इस सिचुएशन में। समझे ना? अब तुम्हारे मन में चलेगा 1 2 क्यों लिखते हैं? ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोस्त, आपको एरो का पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं 1 2 ना लिखूँ ना, तो आपको एरो का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मतलब ये बढ़ रहा है, घट रहा है, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि अगर I की वैल्यू बढ़ाता हूँ मैं, करंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मैं, तो पोटेंशियल ऑलरेडी क्या होगा? बढ़ा होगा। समझ रहे हो? ठीक है, इसलिए 1 1 दे दिए। और अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू घटा दें, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। किसने बोला? ओम्स लॉ ने। ठीक है, अब चाचा ने कह दिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बनेगा, तो सिंपली एक और इसमें बात क्या बनता है कि यार कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है, तो एक सिचुएशन और हो सकता है कि एक की वैल्यू बढ़ा रहे हो, दूसरा वैल्यू अपने आप बढ़ता है, और एक की वैल्यू घटा रहे हो तो दूसरा वैल्यू अपने आप डिक्रीज हो रहा है। अगर मान लो एक की वैल्यू बढ़ाते हो और दूसरे वैल्यू को याद करो, तो थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने कहा था अगर एक वैल्यू बढ़ाते हैं दूसरा भी बढ़ जाता है, और एक वैल्यू घटाते हैं दूसरा भी घटता है, इसका मतलब होता है कि क्या है? एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जब एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है, तो आपने एक बात समझा होगा कि सर अगर एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? नॉर्मली याद करो, रेक्टिलिनियर बनेगा। कैसा बनेगा? रेक्टिलिनियर। अच्छा दोस्त, यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है अपन। ठीक है, रेक्टिलिनियर का क्या बात होता है? रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। ठीक है दोस्त, कैसा बनेगा?
स्ट्रेट लाइन। तो वी आई का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन में भी आपका यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन से कहते हैं hence the graph between, ठीक है, vi is rectilinear और straight line passing through origin। ये बात याद रखना, ग्राफ जो है ऑलमोस्ट कैसा बनेगा? रेक्टिलिनियर होएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, और कहाँ से पास करेगा? ये ओरिजिन से पास करेगा। समझ रहे हो ना? और हम इस ग्राफ को कह सकते हैं दैट इज यूनिफॉर्म ग्राफ। कैसा बनेगा ये? यूनिफॉर्म ग्राफ। याद रखना, बहुत चीज़ें लिख दी है इसके बीच, इसमें से कुछ भी आपके सामने आ जाए तो आप उसको कोशिश करना। ठीक है ना? यूनिफॉर्म ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, अब समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, चलो देखो, अब अगर मान लो तुम्हारे मन में विचार आए कि सर ग्राफ बनाओ तो मान लो बेटे इसको v मानो और इस पार्ट को आपने i मान लिया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो अब आपके सामने vi का ग्राफ है। ठीक है, तो vi के ग्राफ में कैसा बनेगा जरा सोचो तो। द ग्राफ बिटवीन vi इज रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन, अब पासिंग थ्रू कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन आपका कहाँ बन रहा है दोस्तों? जहाँ पर दो एक्सिस मिल रहे हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर दो एक्सिस मिल रहा है 0 0, तो इस सिचुएशन में ग्राफ कैसा बनेगा? ये। तो अब यहाँ पर क्या देंगे आप? क्या? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i का ग्राफ है। कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये कैसा बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। और एक बात और आती है, अगर मान लो सपोज अब इस सिचुएशन में देखो तो कि पोटेंशियल बढ़ा दिए तो करंट की वैल्यू बढ़ गया, पोटेंशियल घटा दिए तो करंट की वैल्यू घट गई। हाँ, तो मतलब आपको ना लगता है कि ये जो ग्राफ है ये 90 को ये 45 में कट कर रहा है? लग रहा है ना देखने से? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलो अब आपको ये 45 में कट कर रहा है, तो यहाँ पर एक बात और बन सकता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। थोड़ा सा लेवल की बात कर रहा हूँ। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो आप नहीं कह सकते हो कि v बाय आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ लीजिए, समझ लो। ठीक है, अब तुम कह सकते हो कि v1 बाय i1 इज इक्वल टू v2 बाय i2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी v3 v4 v5 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, अब देखो क्या है कि नॉर्मली आप इसको मल्टीप्लाई करो, अगर समझ में नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करो, v1 कर लो इसको v1। ठीक है, v1 बाय v2। अब इस सिचुएशन में क्या बनेगा? या तुम्हारे मन में बात करें कि अगर मुझे v2 निकालना है तब की बात करते हैं। ठीक है ना? आपको अगर v1 बाय v2 चाहिए तो आपको करना पड़ेगा i1 बाय i2। अब तुम्हारे मन में विचार आएगा, सर ये एकदम से जादू चला देगा? नहीं बे, हमने करा है सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करो, v1 i2 इज इक्वल टू v2 i1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v1 i2 इज इक्वल टू देखो v2 इंटू i1। देखो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? मतलब कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कोई भूत पिशाच की बात नहीं है। समझ रहे हो ना बात? बिल्कुल। ठीक है, तुमसे बड़ा राक्षस कोई हो सकता है। ठीक, देखो समझ रहे हो ना बात को? अगर सोचो, अब तुम राक्षस क्यों कह रहे हो? तुम वीडियो पूरा देखोगे मुझे पता है। ठीक है ना? उसके बाद 1 मिनट में चलेगा, जैसे पबजी खेल रहे हो सारे निकाल दोगे, हमें बिल्कुल पता होता है इन चीज़ें। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर मुझे निकालना है v1, तो v1 क्या बनेगा? i1 बाई i2 इंटू बोलो v2। समझ रहे बात को? अगर मुझे v2 फाइंड आउट करना हो तो आपका क्या बनेगा? i2 बाय i1 और इंटू बोलो v1। नहीं पढ़ने पड़ा? हम अभी जस्ट बोले ना, तुमसे बड़ा राक्षस नहीं है। मतलब एकदम वीडियो देखना नहीं है, सीधा उसको दिमाग में अप्लाई भी करना है, विजुअलाइज भी करना है, उसको सोचना भी है कि क्या हो सकता है और क्या बन सकता है। सर ने ये करा, आप इससे बेहतर क्या कर सकते हो? तभी तो पढ़ने का तरीका पता चलेगा यार। अब जितना हम करा दिए उतना किए जा रहे हो, फिर मज़ा नहीं आएगा। वो फील जो आती है ना, एक अंदर से फीलिंग आती है एकदम से, जस्ट वो नहीं आ पाएगा। फील आना चाहिए यार, तब लगेगा एकदम से तुम कुछ कर रहे हो। और नॉर्मली ऐसे तो दुनिया सारे पढ़ते हैं,
हाँ, ऐसा थोड़ी है कि तुम ये कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो, दुनिया पूरी तैयारी कर रही है दोस्त। तो आप उसे यूनिक जब तक नहीं करोगे ना तब तक सक्सेस नहीं लाइफ में, समझ रहे हो ना बात को। तो थोड़ा इन चीज़ों को फोकस करो। अब यहाँ से आपको कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए दे, आप बेझिझक निकालो, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग ना यहाँ पर सिंपली एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके बात क्या करते हैं, देखो लो, आपने वी की बात कर लिया, अब हम बात कर ले थोड़ा आगे, ठीक है। अब आगे की बात अगर करोगे तो सिंपली अब हम रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्त, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं, एकदम एक एक करके टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले रेसिस्टेंस के बारे में, एकदम समझना, ठीक है, बिल्कुल। तो अब रेसिस्टेंस है क्या, एक्चुअली रेसिस्ट करना, नाम से सुनो, रटना नहीं है। रेसिस्टेंस, रेसिस्ट कर रहा है मतलब रोक रहा है, इसका मतलब RESIST। अगर हम इसकी बात करें तो आप फोकस कर दो। अब यहाँ पर आप बात कर लिया, रेसिस्ट की बात करते हैं। रेसिस्ट का मतलब ये होता है रोकना। रेसिस्ट का क्या मतलब होता है, रोकना, ठीक है ना। रेसिस्ट का मतलब ये होता है, मतलब फोर्स विच प्रोड्यूसेस फॉर द अपोजिशन, एक ऐसे फोर्स जो अपोजिशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, समझ लो बात को। तो सिंपली अगर आपको कोई रेसिस्टेंस से क्वेश्चन पूछते हैं तो कहते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लोइंग ऑफ करंट, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, सिंपली इट इज, देखिए इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट, देखो राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो वर्ड पे फोकस करना, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट, ठीक है, रेसिस्ट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, रेसिस्ट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, यानी किससे, कंडक्टर से। तो हम इसको लिख सकते हैं, पूरा लैंग्वेज ना लिखो तो आपने कंडक्टर का इस्तेमाल कर लिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं इट, ठीक है दोस्त। तो सिंपली क्या होता है, जरा फोकस करो, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इसलिए बना रहा है, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है दोस्त। पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं PD, ठीक है। तुम्हारे में पेन ड्राइव ना चल रहा हो, हाँ तो गंदी ख्याल वाला, ठीक है, पेन ड्राइव नहीं है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक दोस्त। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इफ R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, ठीक है दोस्त, और V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है दोस्त, यानी PD की बात करता हूँ मैं, कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल D स्मॉल d सब चलता है, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या बन जाएगा, ये होगा करंट, ठीक है, ठीक है दोस्त। करंट को हमने I करते हैं, ठीक है। अब इसको नॉर्मली किसमें एम्पियर में लेते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस को V में लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये वोल्ट है और ये एम्पियर है। अब इसका यूनिट निकाल लेंगे तो परेशान नहीं होना। तो आपका नहीं लगता है कि जो फॉर्मूला बन जाएगा वो R किसके करीब बन रहा है, V/I, देखो बन रहा है ना, R इक्वल टू V। और उससे पहले जब आप ओम्स लॉ पढ़े थे ना, ठीक है, उसमें भी आपने क्या करा था, ये R इक्वल टू V/I फाइंड आउट किए थे, कोई परेशानी नहीं है, इसको बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, ठीक है, जरा समझो। अब यहाँ पर हम यूनिट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगा, R इक्वल टू V/I। और आप बहुत बढ़िया से जानते हो कि सर जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसका जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, वोल्ट के करीब होता है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, R इक्वल टू V/I। तो अगर हम यूनिट की बात करें, अगर फोकस कीजिए, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर आपका वोल्ट जरा याद करो और ये करंट का क्या होगा, एम्पियर, ठीक है सर। अब जरा सोचो, अब इसका आपने कह दिया एम्पियर, ये वाला पार्ट क्या है, एम्पियर। तो अब सिचुएशन ये आता है सर
कि इस दोनों को मिला के क्या कहते हो सर, इसको कहते हैं ओम। ठीक है ना सर, ये साइमन ओम अपने नाम पे ही दिया था, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर ना एक एक्चुअली क्या होता है, जो ये ओम है ना, ये आपका एक लेटर है, ठीक है सर। अब सिंपली अगर हम बात करें इस ओम का, तो ग्रीक लेटर है, ये क्या है, ग्रीक लेटर। इसको एक सिंबल से इस्तेमाल करते हैं। ओम का जो सिंबल होगा सर, देखिए जरा, बार बार चर्चा नहीं करूँगा मैं। सिंबल, ओम का जो सिंबल होगा ना सर, ये इस तरह से होता है, ठीक है सर। जैसे आप हेडफोन लगाते हो ना सर, उस तरह का, ठीक है, एकदम जो कंटोपा लगाते हैं ना सर आप, वही एकदम, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओम, क्लियर है। अब इस ओम को जो वर्ड है ना सर, ये है ग्रीक लेटर। कैसा है सर, ये ग्रीक लेटर के ये, या फिर सर इसको सिंबल कर दीजिए, ठीक है सर। ये क्या है, ग्रीक लेटर है या फिर ग्रीक सिंबल है, ठीक है सर। अब इस ग्रीक सिंबल को दूसरा लैंग्वेज में क्या कहते हैं सर, आप इसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं सर, ओमेगा, ठीक है सर। आप इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। और दूसरा जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, तो उसको कह देते हैं हम लोग ओम, ठीक है ना सर। जैसे मान लो कि नॉर्मली नाम होता है ना लोगों का, जैसे ABCD कुछ नाम हो, उसको आप बिट्टू, मिंटू, पिंकू, पिंकू, चंका, अब दुनिया भर के नाम लेते हो ना, छोटे छोटे नाम घर में, तो घरों में छोटे छोटे नाम लेते हो, तो सेम वही बात है दोस्त, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या है आपका R = V/I, और V/I हो गया वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है सर। अब वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं ओम, ठीक है। अब ओम का सिंबल में कैसे लिखते हैं सर, ये, ठीक है, हेडफोन की तरह, ठीक है सर। अब ये ओम जो सिंबल है, ये कहाँ से आया सर, ये ग्रीक लेटर या ग्रीक सिंबल है, जिसका मीनिंग क्या होता है सर, ओमेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि जो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, ठीक है सर। और सिंबल कैसा बनेगा सर, इस तरह से बनेगा, ठीक है सर। तो नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बन गया = ये, ठीक है सर। इसको बोलते हैं ओम, ठीक है सर। अब तो समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या सर, कि 1 ओम किसके करीब। अब 1 ओम किसके करीब आपने देखा ऑलमोस्ट। तो नॉर्मली होता क्या है सर, 1 ओम जो है ना सर, ये होता है आपका 1 ओमेगा के करीब, ठीक है सर। और 1 ओमेगा किसके करीब बनेगा सर, ये बनेगा, देखिए सर, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर के करीब, ठीक है सर। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 ओम = 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है सर। अब यहाँ पर आता है, आपसे बात बनती है क्या यार, 1 ओम क्या है। हम इसको कह सकते हैं, देखिए सर, 1 ओम की आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर से, ठीक है सर। समझ रहे बात को। तो हम कह सकते हैं द रेसिस्टेंस, ठीक है सर, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर which allow वन। देखिए हमारे यहाँ चिल्ला रहे हैं, टमाटर ले लीजिए बहुत सस्ता, ठीक है ना। अब लॉकडाउन में लोग क्या करेगा, ठीक है, टमाटर ही बेच रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है। 1 एम्पियर ऑफ करेंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है सर, फ्लो थ्रू द कंडक्टर। अब कितना देर के लिए सर, जब जिसका when their potential difference is maintained at 1 वोल्ट, ठीक है सर। सिंपली 1 ओम किसका करीब हुआ, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच अलाउ 1 एम्पियर, ठीक है सर। फोकस कीजिए, देखिए आपको इसी में सब कुछ मिल जाएगा फार्मूले में। 1 एम्पियर ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर व्हेन देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन एट 1 वोल्ट, ठीक है सर। देखिए तो आपको वोल्ट भी मिल रहा है सर, और करंट भी मिल रहा है 1 एम्पियर का। तो बहुत बड़ी बात नहीं कह दिए थे हम, ठीक है ना, छोटी छोटी बात थी है, इतना तो आप फोकस कर ही लेते होंगे, ठीक है ना।
और बाकी समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो, उससे भी समझ में आया तो 3 बार देखो, और भी मान लो 3 बार देखने के बाद समझ में नहीं आए तो बार बार देखो, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। आपने 1 ओम के बारे में जान लिए, ठीक है। अब 1 ओम जान लिए हो तो सिंपली हम कह सकते हैं इसको, यार एक छोटी सी बात आती है, एक छोटा सा टर्म आता है कि अब रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस है क्या, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसी भी सबस्टेंसेस, किसी मटेरियल्स का, या किसी कंडक्टर का कह दे, या किसी मान लीजिए कि डिवाइस की बात करें, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या फिनोमेना है, क्या वर्क होना चाहिए इसका, ठीक है सर। तो सिंपली हम यहाँ से ये कह सकते हैं, देखिए जरा, कि जो रेसिस्टेंस होता है ना सर, रेसिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है सर, फोकस कीजिए, रेसिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और एक बात जो बहुत नया बात है ना, ठीक है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए तो बहुत पुराना हो गया होगा, हमारे लिए बहुत नया बात है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, ठीक है सर, आर, ठीक है सर। मतलब हमने ये कहा सिंपली कि हमारे लिए बहुत नया बात है, तुम्हारे लिए पुराना हो गया होगा, है कि नहीं, समझ रहे नहीं, हाँ समझो इस बात को, ठीक है। तो रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है सर। अब सिंपली आपके सामने क्वेश्चन आता है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि यार इस पे क्वेश्चंस कैसा आता है, छोटे मोटे क्वेश्चंस, तो जरा फोकस कीजिए। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस लाने के लिए कह सकते हैं आप, व्हाट इज द, देखिए जरा, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, इफ the lamp uses 20 ampere of electric current, ठीक है ना, which connected to 220 volt of power supply, ठीक है सर। ये छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल। तो आपको बनाना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है सर, समझ रहे कि नहीं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए जरा देखिए, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है सर। आपको पूछ रहा है रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है सर। तो आप नॉर्मली जो पूछ रहा है उसको ऐसे मुखड़ा बना दीजिए, हाँ। अच्छा, सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूँ, जिसको पूछ रहा हो ना उसके सामने मुखड़ा बना दीजिए, ठीक है। मेरा ही बना दो, कोई बात नहीं, अपना नहीं बनाना पसंद करोगे तो तुम्हारा खुद का चेहरा अगर हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ रहे हो ना। मेरा ही बना दो तो देखते रहोगे, ठीक है। ये चलो मेरा चेहरा बना देता हूँ। लैंप यूजेस 20 एम्पियर, ठीक है सर। तो 20 एम्पियर तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर एम्पियर हमें नहीं पता चल रहा है, आप जादू ही लिखे हैं क्या, नहीं जादू ही नहीं है ये, ठीक है, ये सुग्रीव का दिया हुआ है ये, ठीक है। ये सुग्रीव जी वो गए थे हनुमान जी जड़ी बूटी लाने, तो वहाँ से उठा के ले आए, ठीक है। समझो एम्पियर है यहाँ पर, क्या है ये, एम्पियर है। अब इस एम्पियर के बारे में सोचो, कुछ मत सोचो। एम्पियर क्या है, ऐसा यूनिट्स है, किसका, करंट का। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है दोस्त। चलिए अब आपके सामने है 220 वोल्ट, ठीक है सर। अब यहाँ पर वोल्ट देखिए क्या है, 220, और वोल्ट क्या होता है, यूनिट्स, किसका, मेरा तेरा पड़ोसी का, नहीं बे, ये पोटेंशियल डिफरेंस का है। और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं आप, V से, ठीक है सर, V। तो आपके सामने V कितना हो गया, 220 वोल्ट, ठीक है सर। थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, राइटिंग अच्छी लिखकर कभी समझ में नहीं भी आ सकता है, ठीक है सर। 220 वोल्ट, आपको R चाहिए, तो आपने देखा ऑलमोस्ट कि जो चाचा ने लॉ दिया वो था V इक्वल टू आई आर। तो आप नॉर्मली R निकालना है दोस्त, तो R इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन में I, तो R इक्वल टू यानी 220 अपॉन में कितना, 20, तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा ये, देखो जरा। अब इसको कट कर दोगे तो कितना बन रहा है,
1 बन रहा होगा मेरे ख्याल से, अब तुम्हारे हिसाब से पता नहीं, ठीक है। ये देखो, अब ये हेडफोन वाला सिंबल लगाओ, इसको बोलते हैं कितना, यानी ओम। तो आर की वैल्यू कितना हो गया, 11 ओम, ठीक है दोस्त, आर की वैल्यू हो गई 11 ओम। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, इसी टाइप से न्यूमेरिकल्स बनते थे। न्यूमेरिकल्स, दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल्स होना बड़ा आसान होता है, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग अप्लाई करना है। बाकी चीज़ जो है सुग्रीव दे देता है, टेंशन ना लो उसका, सब कुछ दे देता है ला करके। सिर्फ आपको करना क्या है, एकदम से मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह पैसेंस रखना है, एकदम, समझ रहे कि नहीं, एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह पैसेंस रखिए। अब अगर देखो क्या लक्ष्मण की तरफ बिगड़ जाओगे ना तो काम नहीं बनेगा, ये सब काम बिगाड़ देगा वो, ठीक है। कभी कभी काम आया, कभी कभी काम आ जाता है कि दिमाग अप्लाई कर जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ऑप्शन भी मिल जाएगा आपका, तो आपका बन सकता है। लेकिन हमेशा लक्ष्मण की तरह नहीं रहना है, आपको एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह रहना है अगर आपको क्वेश्चंस बनाना है तो। पहले ये देखिए क्या दिया है, गिवन क्या है उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप क्या करिए, b इक्वल टू आई आर, फिर आर आपको फाइंड आउट करना है, पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, अगर हम एक क्वेश्चन और की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में तो क्या कहता है, फोकस करो कि व्हेन 12 वोल्ट, ठीक है दोस्त, ऑफ, मतलब एक तरह से कहता है 12 वोल्ट का क्या है कि आपको कोई गाड़ी का AUTO ऑटोमोबाइल इसी तरह होता है ना दोस्त, एक ऑटोमोबाइल है और ऑटोमोबाइल की बैटरी जो है इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है तो दोस्त बैटरी का कहीं ना कहीं तो होगा, हाँ ठीक है, अक्रॉस अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है, कहाँ अननोन रेसिस्टेंस ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है दोस्त, कितना है 2.5, ठीक है, इन अ सर्किट, ठीक है दोस्त, सर्किट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब अब नॉर्मली आपसे पूछता है व्हाट इज the resistance of resistor, क्वेश्चन मिल गया, वीडियो पॉज करिए, पहले बनाइए, नहीं बने फिर ट्राई कीजिए, नहीं बने सॉल्यूशन आपके सामने होगा अगले थोड़ा सा स्टेप में 1-2 सेकंड बाद, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं कहता हूँ क्या कि when 12 वोल्ट अप्लाई कीजिए, आपके पास क्या क्या गिवन है, तो आपने कहा जो सर यहाँ पर ना 2 न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है, एक दिख रहा है 12 वोल्ट और दिख रहा है एक 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है दोस्त। तो नॉर्मली आपके पास 12 वोल्ट है और 2.5 मिली एम्पियर ये आपके क्या है, नहीं मालूम होगी क्या है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। अगर हम पोटेंशियल की बात करें ना तो पोटेंशियल V होता है, यूनिट्स की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V होता है, ठीक है। तो आप इस समय कह देते हो पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD को छोड़ो तुम यार, तुम फंस जाओगे, सिंबल लिखो, V इज इक्वल टू कितना है 12 वोल्ट, ठीक है सर। और जो एम्पियर है ना, अच्छा तुम्हारे मन में एक विचार आएगा, ठीक है, विचार अगर है तो विचार आएगा, अगर नहीं है तब भी एक विचार आएगा कि समझ क्यों नहीं आ रहा है। मन में विचार है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक और विचार आएगा कि ये क्यों नहीं तुम्हारे पास आया। तो ये जरा सोचो, इसको बोलते हैं स्मॉल एम, स्मॉल एम को बोलते हैं मिली। मिली का मतलब होता है यानी 10 के पावर -3, एक नमूना है अपने आप में, ये नमूना है अपने आप में। मिली का मतलब 10 के पावर 3, मिली वोल्ट लगाओगे तो यहाँ वोल्ट लग जाएगा, एम्पियर लगाओगे एम्पियर लग जाएगा, हाँ भाई, अगर यहाँ पर ओम लगाओगे तो ओम बन जाएगा। ये तुम पर डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, तुम क्या कंसीडर करते हो। फिलहाल इसकी वैल्यू याद रखना तुम्हें मिली का, और ये जब हम करंट स्टार्ट किए थे तो उसके स्टार्ट में ही आपको ये सब बता दिए थे, समझ रहे हो कि नहीं, समझना तुम्हारा काम है। और मैंने कहा कि यार 2.5 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, एम्पियर, और एम्पियर जो होता है ना ये करंट का यूनिट है। तो करंट को किससे डिनोट करते हो आप, आई से,
और कितना है देखो तो 2.5 मिली एम्पियर। तुम्हारे दिमाग में दिमाग आया है कैसे, इसको मिला करके। तो तुम्हारे दिमाग में दिमाग जब आया है, ठीक है सर, समझ रहे होंगे, तो ये बनेगा 2.5 इंटू मिली का मतलब हो गया 10 की पावर 3 एम्पियर। ठीक है सर। अब जरा देखिए, अब यहाँ से आप कर सकते हो सिंपली, हमें चाहिए क्या, व्हेन इतना वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस। अरे अननोन है भैया, क्वेश्चन दे दिया आपको, तो हमें चाहिए आर। अगर आपको आर निकालना है दोस्त, तो सिंपली आप एक काम करिए, V इज इक्वल टू होता है आई आर, आर इज इक्वल टू होता है V अपॉन में आई, और ठीक है सर आर, और आपके सामने ना V की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू, आपका I की वैल्यू सर कितना है 2.5 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है सर, इतना तो समझ रहे होंगे। चलिए थोड़ा ऊपर लिख दूँ क्या, इसको थोड़ा रफ करते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, अब जरा सोचो तो, अगर आपको R की वैल्यू इतना दे दिया सर, तो आप सिंपली आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 12 अपॉन में 2.5 और इसको ना ऊपर भेज दो। ठीक है सर, इसको ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसको नोमिनेटर में भेजो, तो नोमिनेटर में भेजोगे तो ये बन जाएगा आपके माइनस प्लस जा करके। ठीक है, और इसको उठा के ऐसे नॉर्मली एक और जीरो लगा दो, तो आपके पास ना एक बात आएगा, वो आएगा 12 अपॉन में 25 इंटू, अब इस 1000 को ना ऐसे कर सकते हैं क्या, जरा देखो तो, गुना 10 गुना 10। तुम्हारे मन में विचार आएगा, अगर मन में विचार हो तो विचार आएगा, नहीं तो एक और विचार आएगा कि वो विचार तुम्हारे मन में क्यों नहीं आ रहा था। 10 टू दी पावर 3 को आप लिख सकते हो 1000, और इस 1000 को लिख सकते हो 10 गुना 10 गुना 10, फिर इसको लिख सकते हो आप कितना, जरा फोकस करो, तो इसको लिख सकते हो 100 गुना 10। अब तो विचार आया, तो आप इसको 10 टू दी पावर 3 को लिख सकते हैं 100 गुना 10, और ये 10 ऑलरेडी यहाँ पर था, हमने इसको चेक दिया। अब यहाँ पर 25 से कट कर लो, ये बन जाएगा 4। ये वजह था इसको लाने का। ठीक है ना सर, पूरे गणित को आसान करने का, मतलब सरल करने का, एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो मन में शांत भावना से। ठीक है, अब यहाँ से देखो आर किसके करीब बन जाएगा, 12 गुना 4 कितने हो गए 48, और ई पर ऊपर से इसके बेस सेम लग रहा है मुझे, तो तुम्हें भी लग रहा है, तो लग अच्छी बात है। अब आर जो है, ठीक है सर, ये रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या बनेगा, ओम। ठीक है सर, अब आपको मन में विचार आए सर इसको ना एक डिजिट इधर और कर लें तो क्या हो सकता है, तो सर ऐसे कर लीजिए, R इज इक्वल टू 48 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10/10 कर ले सर। देखिए तो कर सकते हैं सर, तो R क्या बनेगा सर, अब देखिए तो ये बेस आपको सेम लग रहा है सर, ये जो रेड वाला मैं थोड़ा चला देता हूँ उस पर, ये और ये आपको बेस सेम लग रहा है सर। अगर बेस सेम लग रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 48/10 इंटू 10 के पावर 3। सर बचपन से पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, बचपन से पढ़ा, अभी बचपन में ही हो, बचपन के नहीं हुए हो तो थोड़ा बहुत गलतियाँ तुमसे भी हो सकती है। तो अब ये होता क्या है कि 48 है, ठीक है सर, और यहाँ पे 10 के पावर 2 है, और ये 10 के पावर कुछ नहीं है सर, तो 1 है। ठीक है सर, तो बेस अगर सेम हो तो पावर से ऐड होता है ना, देखिए तो हमने ऐड कर दिया, और ये 10 जो था सर, इसको इसके नीचे करोगे, आर की वैल्यू सर जरा देखिए तो 4.8 इंटू 10 के पावर 3 क्या बन रहा है सर, ठीक है सर, ये आपका क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया। ठीक है सर, इतना तो समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देखिए इस चीज़ को, तो आपके जो आंसर आ रहे हैं सर, या तो आप नॉर्मली आप कर सकते हो 4800। ठीक है सर, आप अपने ऑप्शंस ढूंढिए, ऑप्शन में कौन सा चॉइस है, 4800 ये वाला है या फिर ये ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है सर, अब दोनों में से जो ऑप्शन है आप उसको आराम से उसको क्या करिए, गोला सर्कल जो आपके मन में इच्छा करे वो लगाइए। ठीक है सर, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करें, थोड़ा जरा फोकस कीजिए। अब हम नेक्स्ट की बात अगर कर लें तो सिंपली करंट निकालना हो तो V अपॉन में R कर लेंगे। ठीक है सर, ये सब आप खुद ही करते रहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दिया।
ठीक है। चलिए अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है सर, तो एक छोटा सा टॉपिक आपका आता है, वो आपका आता है कॉर्पस। क्या कि किस किस पे डिपेंड करता है ये जो अपना रेसिस्टेंस है ना भाई साहब, ये किस किस पे डिपेंड करता है। फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है सर। हम कह सकते हैं फैक्टर्स, जरा समझना, ठीक है, ऑन विच, ठीक है सर। देखिए फैक्टर्स ऑन विच, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, हाँ लिख भी देता हूँ, बोलने से फायदा थोड़ी ना है, तो सुन के निकाल दोगे। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस, नॉर्मली क्या होगा, ठीक है, ऑफ कंडक्टर में लगा दो, अच्छा रहेगा। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, बस क्या करना है, ठीक है सर। एकदम जड़ी बूटी का काम करेगा ये, समझ जड़ी बूटी कैसे। अरे लक्ष्मण को जो मिला था उससे तुम्हारे लिए कहीं ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। बोलो क्यों, वो तो भगवान थे, समझ रहे हो, और हम आप इंसान हैं, ठीक है ना। और हम आप जब इंसान है ना, तो उनको क्या था, भगवान तो उसको ऐसे ही था, नॉर्मली सोशल मैसेज दे रहे थे कि यार इस तरह का इलाज तुम भी कर सकते हो, वरदान था। और हम आप अगर एक बार टैम बोल गए ना दोस्त कोई उपाय नहीं है, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल भगवान है क्या नहीं, इतने सारे राक्षस आ गए हैं ना पृथ्वी पर, तो भगवान सारे गायब हो गए। हम राक्षस नहीं हैं, सोचना मत मेरे बारे में, वो कभी कभी इस चीज़ से थोड़ी भड़ास निकल जाती है, वो अलग बात है, ठीक है। चलो देखो, तो सिंपली कहता है फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। एकदम दोस्त इसको फोकस कर लेना। मैंने आपको कहा कि जस्ट लाइक अ पुरुषोत्तम श्री राम जी की तरह ये भी एकदम से रामबाण, एकदम आएगा तो आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा, इसलिए फोकस करना है इस पर। और जड़ी बूटी से ज़्यादा काम करेगा ये, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना कि सर वो एलोपैथी का और होम्योपैथ जो भी है तुम्हारे, उससे ज़्यादा कारगर बनता है, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या कि सिंपली अगर देखा जाए दोस्त, तो रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो हम थोड़ा सा लिख लें, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। और फॉलोइंग फैक्टर्स में ना सर यहाँ पर छोटी छोटी बात आ जाती है, ठीक है। सिंपली कहते हैं कि अगर आपको देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि सबसे पहला नेचर ऑफ मटेरियल्स, किस पर सर, नेचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है सर। अब मटेरियल किस टाइप का है, मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, तो मटेरियल किस टाइप का उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। और मटेरियल में ना सर यहाँ पर जो मटेरियल दिख रहे हैं आप, इसमें आपको कुछ भी आ सकता है, आयरन भी आ सकता है सर, कॉपर भी आ सकता है, ठीक है सर। और सिंपली अगर बात करें तो सिलिकॉन भी आ सकता है। सेमीकंडक्टर थोड़ी ना उसके पास रेजिस्टेंस नहीं होगा, बिल्कुल होएगा, क्या बात करती है, ठीक है। कोई ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, हाँ क्या बात हो गया, ठीक है सर। अब मान लें कंडक्टर क्यों कहा है, कंडक्टर इसलिए कहा जाता है कि उसके पास रेसिस्टेंस कम होता है, और जो नॉर्मल इंसुलेटर उसके पास रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और जो सेमीकंडक्टर है सर, उसके पास क्या है कि दोनों के बीच लाई कर जाता है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है, हम टाइप्स पढ़ लेंगे। तो ये आपका मटेरियल्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। अब दूसरा जो आता है ना, ये आपका आता है सिंपली, देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है सर। और जरा फोकस कीजिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर में क्या होगा कि जो रेसिस्टेंस है ना सर, सिंबल यूज करूंगा मैं, बता रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसका, लेंथ का, ठीक है सर। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है सर। मतलब सिंपली इसलिए क्या होता है कि शादी पार्टी में जब आप मतलब डायनमो लगाते हो, जनरेटर का इस्तेमाल करते हो, तो थोड़ी अगर लंबी तार लेके गए हो ना सर, तो अगर आप यहाँ से स्विच ऑन करते हो ना, तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, विद इन सेकेंड, मिली सेकेंड की बात करो, मिली की बात करते हैं, हाँ कुछ ना कुछ सेकेंड वेरिएशन होता है, ठीक है सर। चलिए अब थर्ड जो है ना, इसको बोलते हैं दोस्त, देखिए ना लेंथ पे तो डिपेंड कर ही गया, ठीक है सर। अब दूसरा जो हम बात करें
तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होता है सर कि जो आर बन रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है एरिया का, ठीक है, समझ रहे बात को, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है सर। अब यहाँ पर ना, अच्छा मैं इसको पहले एक बार इस पर क्लियर कर दूँ, इस चीज़ को थोड़ा भूल गए थे, ज़रा फोकस करो, ठीक है, इसी बात में। अगर हम लेंथ को दोगुना कर दें तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है सर। क्या करते हैं ज़रा समझिएगा इस चीज़ को कि लेंथ को अगर हम क्या करें डबल, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल then their resistance also double, ठीक है सर। और यहां पर कर सकते हैं if length of conductor is half, HALVED, याद रखिएगा, थोड़ा अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। if the length of conductor is half then their resistance also half, ठीक है सर। मतलब अगर लेंथ को आप दोगुना करते हैं, ठीक है सर, फोकस कीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है सर। और अगर आप मान लो कि लेंथ को अगर हाफ करते हो, ठीक है सर, तो एरिया भी आपका क्या हो, मतलब सॉरी लेंथ भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है सर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एरिया की तरफ, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या है सर, फोकस कीजिए जरा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में छोटी सी बात हो जाती है, अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। एरिया को बढ़ाओगे ना सर तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और सिंपली अगर आप एरिया को घटाओगे ना तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। इसलिए क्या होता है कि मोटा तार और पतला तार, मोटी तार और पतली तार की बात करते हैं, ठीक है ना। आप लोग सुने होंगे ऑलमोस्ट कि जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है उसमें मोटी वायर इस्तेमाल किया जाता है। अब क्यों किया जाता है तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, इसलिए कि मोटी तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा सर, कम। अगर वायर का एरिया ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम, तो करंट क्या हो जाएगा सर, आसानी से, समझ रहे नहीं सर, आसानी से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात करते हैं, इसको लिख ही लीजिए, आप तो है चिड़ा, आपको पता तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is double, resistance क्या बनेगा सर, देखिए तो हमने कहा अगर डबल करता है तो क्या बनेगा, हाफ, अभी प्रूफ कर देंगे। और यहां पर कहते हैं सर इफ एरिया को हमने ए बोल दिए थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is half, ठीक है सर। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा सर। रेसिस्टेंस क्या होगा, सॉरी, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी सर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, सिंपली एक सेकंड माफी चाहता हूँ दोस्त, साइलेंट कर दो जी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इफ ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देते हैं तो मेरा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा फोकस कीजिए कैसे होगा ये, जरा मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम बात करें अगर इस सिचुएशन में तो सिंपली आर जो बनता है ये आर इज इक्वल टू, जरा फोकस कीजिए, R इज इक्वल टू, या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया था तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू K अपॉन में। और सर इस सिचुएशन में आपका K क्या है, कांस्टेंट, ठीक है सर, K क्या हो गया, कांस्टेंट।
तो R इज इक्वल टू K इंटू ए। तो अब यहाँ इस सिचुएशन में फोकस कीजिए, तो आप कहते हो कि नॉर्मली R और A अगर 1 और 1, देखो R की वैल्यू अगर 1 लोगे तो एरिया क्या बनेगा 1, ठीक है सर, कांस्टेंट को 1 मान ले तो, ठीक है। अगर R की वैल्यू 2 लेते हैं, R की वैल्यू 2 लेते हैं, जरा फोकस कीजिए, तो एरिया कितना बनेगा, तो एरिया बराबर क्या होता है K अपॉन में A। तो अब A की R की वैल्यू 2 लिया आपने, तो ऑलमोस्ट यहाँ से बनेगा सिंपली कि A इज इक्वल टू, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू K की वैल्यू 1 अपॉन में R की वैल्यू कितना लियो 2। देखो तो एरिया क्या बन गया आपका, अगर हम बात करें सिचुएशन में R इज इक्वल टू 1 लिए तो एरिया बन गया 1, और R की वैल्यू अगर 2 लिए हो तो आपका एरिया कितना बनेगा, देखिए तो सर हाफ बना कि नहीं बना। अगर मैं कहता हूं कि R की वैल्यू अगर मैं यहां से हाफ ले लूं तब एरिया क्या बनेगा, फोकस कीजिएगा, मैंने कहा R की वैल्यू 1, तो A इज इक्वल टू कितना K अपॉन में 1, और फिर से क्या 2, तो इसको बन जाएगा 2 इंटू K। तो एरिया क्या बन रहा है सर, 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट। फोकस कीजिए, बहुत इतना आसान नहीं है, फोकस करो, ठीक है। R इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1, 1 1 पे 1 1 बन रहा है सर, देख लीजिए आप, क्लियर है। अगर आप R की वैल्यू 2 लेते हैं तो एरिया आपका बन जाता है हाफ, देखिए प्रूफ करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। और अगर R की वैल्यू हाफ लेते हो ना तो एरिया आपका 2 टाइम्स बन जाता है, ठीक है सर। तो ये था आपका नॉर्मली। और जो थर्ड थिंग्स है उसकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट है वो ये है आपका कि तीसरा, फोर्थ आएगा सर टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर पर क्या होता है, अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें, ठीक है सर, रेड ले लेता हूँ मार्कर, तो रेसिस्टेंस जो बनेगा सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T बन जाएगा, इसलिए थोड़ा याद रखना है इसको, ठीक है सर। और एक बात आती है क्या कि आप सिंपली एरिया ऑफ वायर क्या बनेगा, एरिया ऑफ वायर। अब एरिया ऑफ वायर में ना छोटी सी बात करते हैं, फोकस कीजिए। एरिया ऑफ वायर अगर लें हम कैसा, अगर सिलिंड्रिकल हो, ठीक है, अगर हम सिलिंड्रिकल की बात करें तो एरिया